नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सूची में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हिंदुस्तान के अंदर एक कानून बनाया गया था आज़ादी के बाद, वक्फ कानून। कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता था। वक्फ का मतलब होता है दान करना। उसके लिए एक बोर्ड बना दिया गया, वक्फ बोर्ड। धीरे 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 वक्फ बोर्ड की ताकत बढ़ाने का काम तत्कालीन सरकारों ने किया। सन 1995 में जब मुस्लिम कांग्रेस से नाराज था डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, तो कांग्रेस ने, तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने इस जो वक्फ कानून था इसके अंदर अमेंडमेंट किया काफ़ी बड़ा, और इसके अंदर बहुत सारी संपत्तियों को जो है शामिल करने के आदेश दे दिए, और कानून को जो है इस तरीके से लचीला बनाया कि कोई भी संपत्ति जो है उसको बगैर ज़रूरी कागजातों के वक्त में सम्मिलित किया जा सकता था। उसके बाद 2013 में मनमोहन सरकार ने, जब उनका 2014 में चुनाव सिर पे आ गया था और 2 टर्म उनको चुनाव सत्ता भोगते हुए हो चुके थे, उन्होंने इस कानून को बदलने में हद ही कर दी, और इस कानून को इतना एम्पावर कर दिया उन्होंने कि जिस संपत्ति को चाहेगा, जहाँ चाहेगा, वक्फ बोर्ड वो संपत्ति तुरंत वक्फ की हो जाएगी। सिर्फ कहने भर से ही, मात्र कहने मात्र से ही वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। और जो संपत्ति जिस मालिक की है, जिसकी भी मालिक की है, उसके पास सिवाय एक ट्रिब्यूनल जो है वो वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल है, उसके अंदर अपील करने के अलावा कोई भी उसके अंदर रेमेडी अवेलेबल नहीं थी, और किसी भी इंडियन कोर्ट के अंदर ये अपील नहीं की जा सकती थी उसके ऑर्डर के खिलाफ। ये वो मोटी मोटी बातें हैं जो मैं आपको वक्फ कानून के बारे में बता रहा हूँ। और ये भी बता दूँ कि 2010 तक देश के अंदर लगभग 3.5 लाख एकड़ ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड के पास हुआ करती थी, और 2013 में इस कानून के पास होने के बाद जिस तरीके से बेतहाशा रूप से संपत्तियां बढ़ाई गई, उसका नतीजा ये हुआ कि 2024 तक पहुँचते पहुँचते वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ ज़मीनें हो गई थी, जो कि हिंदुस्तान में किसी भी एक संस्था के पास सबसे ज़्यादा भूमि थी। लोग कहते हैं डिफेंस ऑफ रेलवे जो हैं वो पब्लिक सर्विस के डिपार्टमेंट है, उनको इसके अंदर मेंशन नहीं किया जा सकता। वक्फ बोर्ड जो है वो कोई लीगल स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, वो सिर्फ एक सोसाइटी है, और सोसाइटी का जो संचालन है वो प्राइवेट हैंड्स में होता है अंडर द गवर्नमेंट्स एक्ट। वक्फ किसी भी तरीके से न धार्मिक है और ना ही किसी तरीके से सरकारी है। ऐसे में इस वक्फ बोर्ड को इतना पावरफुल बना देने का क्या मतलब है, क्या इसका उद्देश्य था, ये उन सरकारों का जिन्होंने इसको इतना एम्पावर किया उनकी नीयत से साफ झलकता था। वो इसलिए झलकता था कि वो एक वर्ग विशेष का अपीजमेंट करना चाहते थे, उनका वोट मिलता रहे, ये सोच के उन्होंने इस वक्फ कानून का मजाक बनाने का काम किया। देश के अंदर इसको एक ऐसी संस्था बना डाला जो अजेय हो गई, जिसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल किसी भी आदमी का नहीं रहेगा। जब 3.5 लाख एकड़ ज़मीन से बढ़कर 9.5 लाख एकड़ ज़मीन हुई है, तो सरकार की निगाह इसके ऊपर टेढ़ी हुई, और उन्होंने इसके ऊपर एक अमेंडमेंट एक्ट लाने की कोशिश की, और उसको उन्होंने अगस्त 2024 में संसद में पेश किया, जिसे जेपीसी में भेज दिया गया विचार के लिए। और जेपीसी की मैराथन मीटिंग्स के बाद, 18 राज्यों के दौरे के बाद जेपीसी के, और लगभग कई सौ पक्षकारों से बातचीत करने के बाद इसकी एक फाइनल रिपोर्ट तैयार होकर जब आई, तो उसको बजट सत्र के अंदर रखने का फैसला किया गया, जिसे अभी 2 तारीख और 3 तारीख यानी 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को लोकसभा में और राज्यसभा में पेश किया गया, जहां भारी बहुमत से
ये बिल पास हो गए। इन बिलों के पास होने से पहले और पास होने के बाद विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि ये गैर संवैधानिक कार्य हुआ है, असंवैधानिक कार्य हुआ है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो 2 अमेंडमेंट 1995 में और 2013 में किए गए थे वो संवैधानिक थे? एक प्राइवेट संस्था के अंदर अमेंडमेंट्स किए जाने उसके स्ट्रक्चर के अंदर वो असंवैधानिक होते हैं? और क्या तीसरा अमेंडमेंट ला देने से वो असंवैधानिक हो जाता है? मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये दोगली राजनीति हमारे देश में क्यों और कब और कैसे चल रही है। लेकिन इतना तय है कि इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया है, ये जिसका नाम अब सरकार ने जो है बदला है, और बदल के इसको जो है एक ऐसा शुरू बदला है, शुरू बदल कर को ऐसा कर दिया है कि इससे जो आम पसमानदा मुसलमान है, गरीब इकाई हैं मुसलमानों की, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अभी तक तो सुनने में ऐसा आता है कि जो मुस्लिम बड़े बड़े मौलाना हैं, मौलवी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनके पास वक्त की लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और बिना किसी भारी किराए दिए या उसका शुल्क दिए बहुत नॉमिनल वैल्यूज़ पे उन्होंने उनके पट्टे करा रखे हैं वक्फ बोर्ड से, और उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। साथियों, इसको कांग्रेस ने भी, जो संविधान है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, उसके अनुच्छेद 14, 15, 19, 25, 26 और 300 इन अनुच्छेदों का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। और उधर असदुद्दीन ओवैसी के एक साथी ने भी आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी है, और इन सब अनुच्छेदों का हवाला देते हुए इनको असंवैधानिक और गैर संवैधानिक घोषित करके ख़त्म किए जाने का अपील की गई है। साथियों, इस देश का क्या कानून है, क्या इसकी सोच है, कैसे हम लोग चल रहे हैं? क्योंकि यहाँ की सुप्रीम कोर्ट शायद विधायिका से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो कानूनों को उनसे ऊपर जो है जाके सरपास करने की ताकत रखती है। सरकार को और विधायिका के द्वारा जो पार्लियामेंट द्वारा जो कानून पास कर दिए जाते हैं, उनको भी ये हमारी सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो बदल देती हैं। जैसा कि जजेस के अपॉइंटमेंट का एक्ट चेंज किया गया था, इसी आशा के साथ हमारी कांग्रेस पार्टी ने और असदुद्दीन ओवैसी पार्टी ने आज जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट अपील दायर की है। देखिए क्या परिणाम होता है, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि आपको मेरे विचार उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।